हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस संस्थान ग्रैंड मास्टर 360 पर। जैसे कि आपको पता है, प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज लाए हैं। उसी श्रृंखला के अंतर्गत ये आपका टेस्ट सीरीज का 32nd पार्ट रहेगा। तो चलिए जी, पहले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बताने का प्रयास करेंगे। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य, लो युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? तो किसका नाम आएगा, जल्दी से आप बता देंगे। उससे पहले आपको पता होना चाहिए ये कोपेनहेगन संग्रहालय कहाँ पे है। तो ये कोपेनहेगन में ही है। और कोपेनहेगन राजधानी किसकी है? डेनमार्क की। तो डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में कोपेनहेगन संग्रहालय बना हुआ है। वहां पर जो भी सामग्री मिली, उन्हीं सामग्रियों को आधार मानते हुए थॉमसन ने त्रियुगीन विभाजन किया था। ये थॉमसन, जिन्होंने ए ऑप्शन टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। इस थॉमसन का पूरा नाम क्या था? क्रिश्चियन क्रिश्चियन जोर्गेनसन थॉमसन। ठीक है ना? तो इनके द्वारा ये त्रियुगीन विभाजन किया गया था, थॉमसन। और ये कब की बात है? तो लगभग बात है ये 1818 से लेकर 1820। ठीक है ना? तो यहाँ इस समय में एक रिपोर्ट सौंपी गई थी, उसी रिपोर्ट के आधार पे ये विभाजन किया गया था। हालांकि थॉमसन ने 1836 में इसी वर्गीकरण के अनुसार संग्रहालय की वस्तुओं का विवरण भी प्रकाशित कर दिया था कि कौन कौन सी किस प्रकार की वहां पर जो चीजें मिलती हैं। थोड़ा सा इसको विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। इतिहास यानी कि हिस्ट्री, हिस्ट्री के जनक किसे कहते हैं? हम हेरोडोटस को बोलते हैं, है ना? यानी कि सबसे पहला व्यवस्थित क्रम में हमें लेखन, इतिहास का लेखन जो मिलता है वो किसके द्वारा लिखा गया मिलता है? हेरोडोटस के द्वारा। इसी वजह से हेरोडोटस को इतिहास का जनक कह देते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री कह देते हैं। तो पढ़ने की दृष्टि से हम इतिहास को तीन भागों में बांटकर देखते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, इंग्लिश में बोल देते हैं इसे प्री हिस्टोरिक पीरियड। फिर दूसरा जो आता है उसे हम बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, इंग्लिश में इसे कह देते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और फिर आता है आपका ऐतिहासिक काल। ठीक है? और ऐतिहासिक काल को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? हिस्टोरिक पीरियड। तो इस प्रकार से आपको ये बात ध्यान में रखनी है। और इसी इतिहास को एक वर्गीकृत किया था थॉमसन ने। तो प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड को क्या नाम दिया? क्रिश्चियन जोर्गेनसन थॉमसन ने। तो इसे नाम दिया था पाषाण काल। पाषाण काल यानी कि इंग्लिश में कहें तो स्टोन एज, यानी कि ऐसा टाइम पीरियड जिस समय पत्थर ही पत्थर हुआ करते थे। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं पत्थरों से बने हुए हमें मिलते हैं। और दूसरा क्या नाम दिया था? आद्य ऐतिहासिक को नाम दिया कांस्य युग या फिर कांस्य काल, इंग्लिश में कहें तो ब्रोंज एज। ये वो टाइम पीरियड है जिस दौरान हमें ब्रोंज से बनी हुई चीजें दिखाई देती हैं। और इसमें बेसिकली हम किसके बारे में बात करते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता। तो वो इसी युग की है, आद्य ऐतिहासिक काल की, जिसे हम इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी बोल देते हैं। ऐतिहासिक काल जो है इसे क्या नाम दिया क्रिश्चियन जोर्गेनसन थॉमसन ने? लोह युग कहा इसे। और लो युग कहा तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आयरन एज। यानी कि ये वो टाइम पीरियड है जब से आयरन यानी कि लोहे की खोज हुई। और लोहे का खोज तो नहीं कहेंगे, लोहे का प्रयोग जब से मानव ने आरंभ कर दिया, वो टाइम पीरियड जो है आयरन एज के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से ये वर्गीकरण है इतिहास के। ठीक है? तो आपको इसमें ध्यान में रखना है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे, जल्दी। तो जिन्होंने इसमें लिखा होगा ना बेनेगल नरसिम्हा राव, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बेनेगल नरसिम्हा राव को बीएन राव के नाम से भी जाना जाता है। और इनको संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है ना? तो जैसे संविधान सभा की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई।
इस 9 दिसंबर 1946 की संविधान सभा की पहली बैठक में सीनियरिटी के आधार पे अध्यक्ष को चुना गया। और सीनियरिटी के आधार पे किनको चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, यानी कि इनको परमानेंट नहीं बनाया गया था। उम्र में सबसे बड़े थे, इस वजह से इनको अध्यक्ष बनाया गया। 2 दिन बाद फिर से मीटिंग हुई, ये दूसरी मीटिंग हुई संविधान सभा की। 11 दिसंबर 1946 को परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया गया था, और वो परमानेंट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के लाल कहे जाते हैं, और ये वही हैं जो हमारे गणतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने। फिर 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव रखा था संविधान सभा के सामने, और वो प्रस्ताव अगले साल 1947 में पारित कर दिया गया। और यही हमारी उद्देश्य, जो हमारी प्रस्तावना है, उसका स्वरूप बना। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में बेनेगल नरसिम्हा राव को क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था। और इस संविधान सभा ने एक अच्छी व्यवस्था बनाने के लिए अलग अलग समितियां बनाई। जैसे हम बात करते हैं मूल अधिकारों को लेकर, तो मूल अधिकारों का काम देखेंगे, और ऐसी समिति जो बनाई गई, उस समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल जी इसके अध्यक्ष बने। और एक समिति, प्रारूप समिति जिसे हम बोल देते हैं, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो B.R. अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे। और एक संघ शक्ति यानी कि संघ से संबंधित एक समिति बनाई गई, इसके अध्यक्ष कौन रहे थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू इसके। और प्रांतीय समिति जो बनाई गई, इसके भी क्या है? सरदार पटेल जी रहे थे। ठीक है, प्रांतीय समिति या फिर मूल अधिकारों से संबंधित काम सरदार पटेल जी के हाथों में गया। संचालन समिति जिसे हम स्टीयरिंग कमेटी बोल देते हैं, उस स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये वही हैं जिनको संविधान सभा की दूसरी बैठक में परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया गया था। और एक और आता है कार्य संचालन से संबंधित जो समिति बनाई गई थी, जिसे हम कह देते हैं ऑर्डर ऑफ बिजनेस। तो उसमें किसका नाम आता है? तो नाम आता है के.एम. मुंशी। तो के.एम. मुंशी को नेतृत्व दिया गया उस समिति का। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। प्राचीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। सत्यमेव जयते कथन मूलतः मुंडक उपनिषद से लिया गया है, क्या ये बात ठीक है? आप कहेंगे हाँ जी ये बात ठीक है। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। जब आप इस मुंडक उपनिषद को इकट्ठा लिखेंगे तो मुंडकोपनिषद भी आपको पढ़ने को मिलेगा, तो इसमें आपको घबरा नहीं जाना है। ठीक है ना, तो मुंडक उपनिषद, इसका ये तो संधि विच्छेद हुआ है। ठीक है, लेकिन जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा, तो क यानी कि ए का उच्चारण हो रहा है, प्लस में उ उपनिषद, उ का उच्चारण हो रहा है, और ए प्लस में उ को मिला दिया जाए तो ओ की क्या है? प्रोनाउंसिएशन होती है। इसी वजह से इसको क्या बोल दिया जाता है? मुंडकोपनिषद लिखा जाता है। ठीक है ना, तो इसमें कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल संधि विच्छेद करके ही नाम लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की हमेशा जीत होती है। और ये सत्यमेव जयते हमने जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह के दिया हुआ है, उस राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। ठीक है ना, राष्ट्रीय चिन्ह की जब हम बात करते हैं यानी कि नेशनल एम्बलम की बात करते हैं, तो ये नेशनल एम्बलम में आपको जो दिखाई दे रहा है, ये 4 शेर हैं, नीचे यहाँ पर घोड़ा है और ये सांड है, यहाँ पे अशोक चक्र है। तो जब आप यूपी में जाएंगे तो वहां पर आपको दिखेगा सारनाथ स्तंभ अभिलेख, मौर्य वंशी सम्राट अशोक के समय का। तो उन्हीं के सारनाथ स्तंभ अभिलेख की ही प्रतिकीर्ति हमने हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार की हुई है, और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है, जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, यानी कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, एक ही बात है। तो दूसरा पॉइंट देख लीजिए, मोक्ष शब्द का उल्लेख सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में मिलता है।
क्या ये बात ठीक है क्या? आप कहेंगे जी नहीं, ये बात गलत लिखी हुई है। तो फिर सही क्या है? मोक्ष शब्द का सबसे पहला जो उल्लेख है वो हमें कहाँ मिलता है? वो तो हमें श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर का मतलब यहाँ पे क्या है? सफेद घोड़ा। तो इस प्रकार आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है। जब हम तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमय श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, क्या ये बात ठीक है? आप कहेंगे जी हाँ, ये तीसरा पॉइंट ठीक है। अस्तो मां सदगमया तमसो मां ज्योतिर्गमया। आपने सुना होगा तमस यानी कि अंधकार और ज्योतिर्गमय यानी कि ज्योति, जो मतलब क्या है? एक प्रकाश की तरफ। तो हमें अंधकार से ज्योति की तरफ ले चलो। तो ये किसमें कहा गया है? बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है। तीन कथन आपके सामने दिए गए थे, तीनों में से दूसरा कथन जो है वो गलत है, पहला और तीसरा ठीक था। जिन्होंने टिक किया होगा ना केवल 1 और 3, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अब जैसे हम उपनिषदों की बात करते हैं तो उपनिषद वैसे कितने हैं? 108 उपनिषद हैं। जो सबसे बड़ा उपनिषद माना जाता है उसका नाम क्या है? तो नाम आता है बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक। ठीक है। और जब बात करते हैं सबसे छोटे उपनिषद के बारे में, तो सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? तो नाम आता है उसका मांडुक्य उपनिषद या फिर मांडुक्योपनिषद। तो मुंडकोपनिषद में और मांडुक्योपनिषद में अंतर है, दोनों में आपको ये बात ध्यान में रखनी है। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है और मांडुक्योपनिषद ये सबसे छोटा उपनिषद माना जाता है। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं और बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। चलो जी, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये कब की बात है? जब लागू किया गया था, इसमें बताएं। जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा ना 22 मार्च 1957, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। हमारा जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है वो कौन सा है? आप कहेंगे शक संवत। शक संवत जो है वो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। इस शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? 78 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? किसके समय में हुई थी? तो जब आप कुषाण वंश की बात कर रहे होते हैं, कुषाण वंश, उस कुषाण वंश के एक सबसे शक्तिशाली राजा हुए थे जिनका नाम था सम्राट कनिष्क। सम्राट कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की। इस सम्राट कनिष्क के समय में 78 ईस्वी में 2-3 घटनाएं हुई थी। 78 ईस्वी में इस सम्राट कनिष्क का राज्यभिषेक हुआ था। ठीक है, राज्यभिषेक इस 78 ईस्वी में हुआ। और 78 ईस्वी में ही क्या हुआ? सम्राट कनिष्क के शक संवत की शुरुआत की। शक संवत की शुरुआत की, जो हमारा अभी राष्ट्रीय संवत है, जिसके हमने 22 मार्च 1957 को लागू किया था। और 78 ईस्वी में सम्राट कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन कब हुआ था? 78 ईस्वी में सम्राट कनिष्क के समय में हुआ था। कहां पे हुआ था? आप कहेंगे कुंडलवन कश्मीर में। ये वही चतुर्थ बौद्ध संगीति है जिस संगीति के दौरान बुद्धिज्म 2 भागों में बंट गया था, हीनयान और महायान। ठीक है ना, हीनयान और महायान में बंट गया था बुद्धिज्म। हीनयान को मानने वाले लोग वो थे जो महात्मा बुद्ध को एक व्यक्ति समझा करते थे, यानी कि एक दार्शनिक मानते थे, एक अच्छा समाज सुधारक मानते थे। महायान के जो लोग थे वो मानते थे कि जो महात्मा बुद्ध हैं वो भगवान है और वो मूर्ति पूजा में विश्वास करने लगे, वो थे महायान के। तो ये जो दो परंपराएं बुद्धिज्म में देखने को हमें मिली, तो वो 78 ईस्वी की बात है, सम्राट कनिष्क के समय की बात है। ठीक है। इस चतुर्थ बौद्ध संगीति में अध्यक्ष कौन बने थे? तो नाम आता है किसका? नाम आता है वसुमित्र का। वसुमित्र अच्छे बुद्धिज्म के विद्वान थे और इन्होंने एक रचना लिखी थी, महाविभास सूत्र। और इस चतुर्थ बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष कौन बने थे? तो नाम आता है अशव घोष का। अशव घोष जो हैं वो भी अच्छे राइटर थे। इनकी रचनाएं 2 बड़ी प्रसिद्ध हैं, अगर लिखना चाहें तो चलो लिख देते हैं। एक का नाम आता है सूत्रालंकार और दूसरी रचना जो अशव घोष के द्वारा लिखी गई उसे हम बोल देते हैं बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम यानी कि महात्मा बुद्ध के चरित्र का वर्णन किया गया है जिस पुस्तक में। इस बुद्ध चरितम को बौद्धों की रामायण के नाम से भी जाना जाता है।
तो ठीक है, इस प्रकार से आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। सम्राट कनिष्क के समय में 78 ईस्वी में इस शक संवत की शुरुआत हुई और इस शक संवत को हमने क्या किया, 22 मार्च 1957 को स्वीकार कर लिया। जब हम ऑप्शन डी की बात कर रहे होते हैं 2 जुलाई 1972 को क्या हुआ था, तो आपको पता है इस दिन शिमला समझौता हुआ था। ठीक है, शिमला समझौता कब हुआ, आप कहेंगे 2 जुलाई 1972, भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 में लड़ाई हुई थी, अगर आपको याद हो। उसी के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश बनकर उभरा था, याद है ना। और 10 जनवरी 1966 को क्या हुआ था, तो आपको पता है ताशकंद समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत की तरफ से प्रधानमंत्री कौन थे, तो नाम किसका आता है, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और जब हम बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे प्रधानमंत्री थे, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे, आयूब खान। तो आयूब खान और हमारे भारत के प्रधानमंत्री, उनके बीच में ये समझौता हुआ, ताशकंद समझौता, जिसके तहत जो युद्ध से पहले की स्थिति थी वैसी ही बरकरार रखी जाए। ठीक है, सभी अपने अपने जगह पे वापस लौट जाएंगे, ऐसा कहा गया था 1966 में। इसके 24 घंटे के भीतर भीतर उनकी मृत्यु हो गई थी। वो कारण अभी तक नहीं पता चला कि उनकी हत्या कर दी गई थी या फिर वो एक स्वाभाविक मृत्यु थी। ठीक है ना। तो 28 जनवरी 1950 के दिन क्या हुआ था, आप कहेंगे इस दिन सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था, 28 जनवरी 1950। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलो जी, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित चहुंदड़ो नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है। चहुंदड़ो नामक जो स्थल है वो कहां पर है, जिन्होंने लिखा होगा ना सिंध, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। और सिंध वर्तमान में कहाँ है, आप कहेंगे ये तो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, चहुंदड़ो। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इसका सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था, हड़प्पा। इसी वजह से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। और इस हड़प्पा स्थल को खोजा किसने था, तो नाम आता है दयाराम साहनी का। दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में हड़प्पा नामक स्थल की खोज हुई और ये पहला खोजा गया स्थल था, इसी वजह से इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। ठीक है, फिर जब हम बात कर रहे होते हैं मोहनजोदड़ो, ये इसकी खुदाई का काम अगले साल शुरू हुआ 1922 में। ठीक है, और किसका नाम आता है, राखल दास बेनर्जी, आर डी बेनर्जी। ठीक है ना, इनके नेतृत्व में इसकी खुदाई का काम शुरू हुआ। और जैसे हम बात कर रहे होते हैं चहुंदड़ो की और मोहनजोदड़ो की, चहुंदड़ो, ठीक है, चहुंदड़ो और मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो पे तो एक मूवी बनी हुई है ना, ऋतिक रोशन जिसमें एक्टिंग करते हैं। ये दोनों के दोनों स्थल कहाँ पे हैं, दोनों के दोनों ही स्थल वर्तमान में ये पाकिस्तान में पड़ते हैं, पाकिस्तान। और जब हम बात कर रहे होते हैं पाकिस्तान के कौन से प्रांत में, तो कहेंगे आप सिंध प्रांत में है। और सिंध प्रांत के कौन सी नदी के किनारे, तो आप कहेंगे सिंधु नदी के किनारे। लेकिन दोनों के डिस्ट्रिक्ट अलग अलग हैं, बाकी चीजें सेम है। स्टेट का नाम सेम है और नदी के किनारे जो बसे हुए हैं उस नदी का नाम भी सेम है। बिल्कुल इस प्रकार आपको ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है ना। मोहनजोदाड़ो के लगभग दक्षिण में जब आप जाएंगे तो 130 किलोमीटर दूर ये स्थल पड़ता है। ठीक है ना। इस चहुंदड़ो के बारे में भी चलो बात कर लेते हैं। इसकी खुदाई का काम शुरू कब हुआ था, तो इसकी खुदाई का काम 1931 में शुरू हुआ। किसके नेतृत्व में, ए जी अजूमदार ने इसकी खुदाई का काम शुरू किया 1931 में। फिर 2-4 सालों के बाद 1935 में मैके मैके ने भी क्या है, इसकी खुदाई का काम शुरू किया था दोबारा से। ठीक है, तो ये चहुंदड़ो के बारे में कुछ बातें हैं। चहुंदड़ो और मोहनजोदाड़ो दोनों ही वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंधु नदी के किनारे। तो जैसे चहुंदड़ो से हम बात कर लेते हैं, कुछ एविडेंस हमें मिलने होंगे। तो वो कुछ एविडेंस कौन कौन से मिले हैं हमें, यहाँ से हमें मनके जो हैं उनके साक्ष्य मिले हैं, वक्राकार ईंटों के साक्ष्य हमें मिले हैं, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वहां पर मनके बनाए जाते रहे होंगे, और उपकरण मिले हैं हमें अलग अलग यहाँ पे। और एक ऐसा साक्ष्य मिला है कि
एक कुत्ता बिल्ली को पकड़ रहा होगा, यानी कि उनके पंजों के साक्ष्य हमें यहाँ से दिखाई देते हैं। तो ये एक अंदाजा लगा रहे हैं कि ऐसा होता होगा, ठीक है ना, या फिर हुआ होगा। तो ये जो बातें हैं आपको ध्यान में रखनी है। चलो जी, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताने का प्रयास करेंगे, इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करेंगे आप। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? आप कहेंगे ये बात है 1915 की। 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी, है ना। और वीर सावरकर जो थे वो इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए, वीर सावरकर, ठीक है। और जब बात कर रहे होते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना तो आपको पता है 1906 में हुई थी। 1906 में सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई ढाका में। और फिर जब आपको पता है इस मुस्लिम लीग का एक औपचारिक रूप से अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? पहला अधिवेशन कराची में हुआ था। और इस अधिवेशन में अध्यक्षता किसके पास थी? आगा खां के नेतृत्व में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसी प्रकार हम बोल देते हैं ना कि 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में इस अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। गांधी इरविन समझौते की जब बात करते हैं तो गांधी यहाँ पे महात्मा गांधी है, और इरविन का मतलब यहाँ पे क्या लिया गया है? लॉर्ड इरविन, जो यहाँ पर वाइसराय बनकर आया हुआ था। तो महात्मा गांधी और उस समय के वाइसराय इरविन के बीच में समझौता हुआ था 1931 5 मार्च के दिन। और इस समझौते के तहत महात्मा गांधी ने स्वीकार किया था कि वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने जाएंगे, और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया हुआ था उसको भी क्या है, एक बार स्थगित कर देंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप अभी ये मान के चलो, ठीक है। तो फिर जैसे इस गांधी इरविन समझौते में जो भी बातें हुई उन बातों को मंजूरी ही तो देनी थी ना। ऐसा तो है नहीं कि महात्मा गांधी ने जो कहा वही हो गया। लेकिन ये तो कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, उस समय कांग्रेस के मुख्य नेता थे, तो बाकी जो कांग्रेस के नेता थे उनसे भी तो बात करना जरूरी था। तो फिर आपको पता है 1931 में अधिवेशन कहाँ पे हो रहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची में हो रहा था। 1931 के कराची अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हो रहे इस 1931 के अधिवेशन में महात्मा गांधी और इरविन के बीच में हुए समझौते को मंजूरी मिली, और महात्मा गांधी को कांग्रेस का प्रतिनिधि करार देते हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भेजा गया। तो ऐसे आपको बात ध्यान में रखनी है। जब हम बात करते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था वो कब पारित किया गया? 1878 में। और किसने पारित किया था? तो नाम आता है लीटन का। लीटन का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1876 से 1880 तक रहा। इस लीटन ने अपने कार्यकाल के शुरू होने के 2 साल बाद वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को पारित कर दिया, जिसके तहत भारत में भारतीय भाषाओं में छपने वाले पत्र पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। और इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किसने किया था? तो नाम आता है रिपन का। रिपन का टाइम पीरियड 1880 से 1884 तक रहा। इस रिपन ने अपने कार्यकाल के शुरू होने के 2 साल बाद 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया। तो ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट टोटल 4 सालों तक यहाँ पर रहा, 1878 से लेकर 1882 तक, ठीक है। लीटन इसे लेकर आया, रिपन ने इसे निरस्त कर दिया। अब आपको क्या करना है? इसको सुमिलित करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहने वाला है। A4 B3, A4 B3, C2 D1। जिन्होंने थर्ड ऑप्शन टिक किया होगा, सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित मांडा नामक पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे तट पर स्थित है? जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। मांडा के बारे में पूछा गया है। जिन्होंने ऑप्शन टिक किया होगा चिनाब नदी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात कर रहे होते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो फैलाव था वो लगभग कितना था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी ये सभ्यता।
इसके जब हम पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी छोरों की बारे में बात करते हैं तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं। ये पूर्वी सीमा हुई और ये पश्चिमी बिंदु हुआ और ये उत्तरी और ये आपका दक्षिणी। अब जैसे हम बात कर लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी पॉइंट कौन सा है, तो नाम आता है आलमगीरपुर का। आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर है और ये कौन सी नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे है। जो ऑप्शन में लिखा हुआ ना, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हिंडन नदी, उस हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर बसा हुआ था, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में। और कहाँ पे, यूपी में, यूपी के जिले में पड़ता है ये आलमगीरपुर। तो ये तो हुआ सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी पॉइंट के बारे में। अब सिंधु घाटी सभ्यता के अगर पश्चिमी छोर की बात की जाए तो किसका नाम आता है, तो नाम आता है सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर जो है ये वर्तमान की दृष्टि से अगर देखें तो पाकिस्तान में है। कौन सी नदी के किनारे है, तो नाम आता है दाश्क नदी। दाश्क नदी के किनारे बसा हुआ सूतकांगेडोर वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। और पाकिस्तान के कौन से प्रांत में, तो नाम आता है उसका बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के भी कौन से हिस्से में है ये, तो आप कहेंगे दक्षिणी हिस्से में पड़ता है ये, दक्षिणी बलूचिस्तान में। तो ये तो बात हुई आपकी पूर्वी और पश्चिमी छोर। अब हम उत्तरी छोर के बारे में बात कर लेते हैं। तो उत्तरी छोर कौन सा है, मांडा, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया ना मांडा। तो ये मांडा कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में। और कौन सी नदी के किनारे, चेनाब नदी के किनारे बसा हुआ है ये। चेनाब नदी को वैदिक काल में अश्किनी के नाम से जाना जाता था। ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। अब जैसे बात करते हैं सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो नाम आता है दायमाबाद, या फिर कभी कभार आपके पढ़ने को मिलेगा देमाबाद। ठीक है। और ये कौन सी नदी के किनारे है, परवरा नदी के किनारे। परवरा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी की सहायक नदी परवरा नदी के किनारे बसा हुआ ये दायमाबाद। और अगर स्टेट की बात पूछ ली जाए कौन से स्टेट में है, तो आप कहेंगे महाराष्ट्र में। इस प्रकार से अलग अलग नदियों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं और उनके किनारे बसे हुए शहर कौन कौन से हैं वो भी बता दिए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी पॉइंट के बारे में बताया, सबसे पश्चिमी पॉइंट के बारे में बताया, सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणतम बिंदु के बारे में भी इसमें बताया। तो इसमें गलत नहीं होना चाहिए। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आप बता दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसने आर्यों को हंगरी प्रदेश का बताया था। तो जैसे हम वैदिक सभ्यता की बात करते हैं तो अलग अलग लोगों का मानना है, ठीक है ना। किसी ने तो कहा था इस सभ्यता को आर्यों ने बसाया, कईयों ने कहा नहीं नहीं ये जो हमारे दक्षिण भारत के लोग थे उन्होंने बसाया। कुछ लोगों ने कहा कि ये सुमेरियन सभ्यता है। ठीक है। फिर आर्यों को लेकर भी इसमें क्या है, नए नए जो हमारे एक पॉइंट देखने को मिलते हैं। अलग अलग विद्वानों ने आर्यों के बारे में भी अलग विचार दिया। तो ऐसा विचार किसने दिया था कि आर्य हंगरी से आए थे, तो पी गाइल्स नाम के एक विद्वान थे, उन्होंने कहा था कि आर्य हंगरी से आए थे। और आपको पता है हंगरी वर्तमान में तो एक देश का नाम है हंगरी, ठीक है। और इस हंगरी देश की राजधानी क्या है, इस हंगरी देश की राजधानी है बुडापेस्ट। और ये हंगरी संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भी है, यानी यूएन का सदस्य भी है ये। इस हंगरी देश ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता कब ग्रहण की थी, 14 दिसंबर 1955 को। और इस हंगरी का आप यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज देख पा रहे होंगे, तो ये वहां का राष्ट्रीय ध्वज है। तो ठीक है, इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखना है। और भी पॉइंट बनते हैं आर्यों को लेकर, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में अगर कहा जाए तो इन्होंने कहा था कि आर्य तिब्बत क्षेत्र से आए थे। यानी कि आर्य तिब्बती सिद्धांत किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती। ये वही स्वामी दयानंद सरस्वती हैं जिन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो। मैक्स मुलर के अनुसार कहा जाता है कि आर्य कहां से आए थे, आर्य मध्य एशिया से आए थे। ऐसा किसने कहा, तो ये कहा था मैक्स मुलर ने। और एक स्वामी संपूर्णानंद जो लिखा हुआ है, इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा आर्य अल्पास पर्वतीय क्षेत्र से आए थे। अल्पास पर्वतीय क्षेत्र से आए थे आर्य, ऐसा किसने कहा, स्वामी संपूर्णानंद। एक नाम जैसे और लिख लेते हैं, और उनका नाम क्या आता है, उनका नाम आता है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, जैसे हम ग्लोब बनाते हैं ना, ऐसे भूगोल पढ़ते हैं तो ऐसे ग्लोब बनाया करते हैं।
ये आपकी भूमध्य रेखा हुई, और ये आपकी कर्क रेखा, ये आपकी मकर रेखा। थोड़ा सा सही नहीं बनाया, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझना है, ठीक है। और जब आप ऐसा ग्लोब बनाएंगे तो बाल गंगाधर तिलक, तो ऐसे लिख देना टी। टी फोर क्या होता है? टी फोर होता है तिलक। और तिलक जी ने क्या बोला था? इन्होंने कहा था कि आर्य इस क्षेत्र से आए थे, और ये क्षेत्र क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका आर्कटिक रीजन। तो आर्कटिक रीजन से आए थे आर्य, ऐसा किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ये कांग्रेस में गर्म दल के नेता थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। और आज की कहानी फिर हम यहीं तक रखते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।